2020 की शुरुआत में जब कोरोना महामारी अपने पांव पसार रही थी, दुनिया के कई हिस्सों से 5G मोबाइल टावरों पर हमलों की खबरें आ रही थी। अप्रैल और मई के 2 महीनों में ब्रिटेन में 77 मोबाइल टावरों में आग लगा दी गई। नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम, साइप्रस, फ्रांस, लगभग पूरे यूरोप में इस तरह की घटनाएं हुई। इसकी वजह थी एक अफवाह कि 5G तकनीक का नाता कोरोना के फैलने से है, जो उस वक्त सोशल मीडिया के जरिए तेजी से फैली। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हमारा सवाल है कि 5G मोबाइल तकनीक से लोगों को खौफ क्यों? हम ये पड़ताल करेंगे कि तथ्य और साक्ष्यों के बावजूद लोग आसानी से अफवाहों पर यकीन क्यों कर लेते हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट 1, रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल। 3G, 4G की तरह 5G भी एक मोबाइल इंटरनेट तकनीक है। इसे नेक्स्ट जनरेशन तकनीक कहा जा रहा है, लेकिन इसमें खास क्या है? You'll be able to download a 4K very high definition video. BBC के टेक्नोलॉजी संवाददाता जोई क्लाइनमैन कहती हैं कि 5G न केवल एक साथ अधिक यूजर्स को सपोर्ट करता है, बल्कि अधिक डेटा भी हैंडल कर सकता है। आमतौर पर 4G में रिस्पॉन्स टाइम 30 मिलीसेकंड का होता है, वहीं 5G में ये 1 मिलीसेकंड का होता है। So whereas at the moment if you go to a football match or a concert, मैच हो या म्यूजिक कंसर्ट, 4G में आपको दिक्कत आती है। लोग लगातार वीडियो शेयर करते हैं और इंटरनेट ट्रैफिक अधिक होता है। ऐसे में आपका फोन इसे हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन 5G तकनीक इस तरह के प्रेशर को संभालने के लिए ही बनी है। इसकी वजह है हायर फ्रीक्वेंसी। जहां 4G 6 गीगाहर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है, वहां 5G 30 से 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी काम में लेता है। well I think driverless cars is the biggest. And that is the ability. मुझे लगता है इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ड्राइवरलेस कार को सपोर्ट करती है। ये ऐसी कारें हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। सड़क पर अपनी स्थिति के अलावा ये आगे पीछे से आने वाली चीजों के बारे में जान पाती हैं। सड़कों गलियों के मैप, ट्रैफिक लाइटें और सड़क पर दिए संकेत पढ़ पाती हैं। दूसरे कई क्षेत्रों में भी इससे फायदा मिल सकता है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस, अस्पताल, एम्बुलेंस, सभी एक दूसरे से बेहतर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन 5G की रेंज कम होती है और अच्छी कवरेज के लिए चाहिए बेहतर नेटवर्क। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और दिल्ली में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खर्च 10,000 करोड़ से लेकर 8,700 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में 5G नेटवर्क बिछाने का खर्च कितना होगा। क्या हो अगर इतना खर्च कर जो नेटवर्क बने उसे सेहत के लिए खतरा बताया जाए? जानकार क्या कहते हैं? There is a much higher risk of getting cancer from consuming alcohol. विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि शराब पीने और प्रोसेस्ड मीट खाने से कैंसर होने का खतरा अधिक है। 2014 की एक रिपोर्ट में संगठन ने कहा था कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से इंसान के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट के बावजूद 5G के खतरों से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर भारी पड़ी हैं। मोबाइल फोन कोई नई चीज नहीं, लेकिन ये भी सच है कि 5G को लेकर लोगों का भरोसा अभी भी नहीं बन पाया है। पार्ट 2, डर और डर की कहानियां। So there's an enormous spectrum of concerns. जैक स्टिलगो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में विज्ञान और तकनीक के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि मोबाइल फोन को लेकर चिंता इस तकनीक के विकास के साथ जुड़ी हुई है। I mean, there were stories very, very early on in the early 90s. 90 के दशक की शुरुआत से इस तरह की अफवाहें सुनने को मिलने लगी थीं। कुछ लोगों का कहना था कि कान पर फोन लगाकर रखने से कैंसर हो सकता है। लोग मोबाइल फ़ोन कंपनियों को कोर्ट में घसीटने लगे क्योंकि उनका मानना था कि नई तकनीक का असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कोर्ट में इस तरह के मामले खारिज कर दिए गए, लेकिन हाँ, इससे चर्चा ज़रूर शुरू हो गई। ये वो वक्त था जब मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी सिर्फ पालने में थी।
1983 में पहली बार आम लोगों ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। 1993 में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मौत के लिए 3 कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें अदालत में चुनौती दी। Some of the more conspiratorial thinking with the first generation of mobile phones. पहली पीढ़ी के मोबाइल फोन्स को लेकर भ्रामक कहानियां गढ़ी जा रही थी। इस तकनीक पर शक किया जा रहा था। ये शीत युद्ध का दौर था और अफवाहें फैल रही थी कि इसका इस्तेमाल लोगों की जासूसी के लिए और उनके दिमाग पर नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि नए आविष्कारों को लेकर लोगों के मन में हमेशा डर रहा है। जब पहली बार रेल चलनी शुरू हुई तो लोगों का कहना था कि तेज गति से चलने से बीमारियां होती हैं। 1862 में मेडिकल जर्नल लैंसेट ने रेल यात्रा और इससे जुड़ी बीमारियों को लेकर एक रिपोर्ट भी छापी थी। And we've seen anti-vaccination, which is obviously another. मौजूदा वक्त में हम टीके को लेकर लोगों में जो हिचकिचाहट देख रहे हैं, उसका इतिहास भी टीकाकरण के इतिहास से ही जुड़ा है। 19वीं सदी के आखिर में चेचक के टीकाकरण के विरोध में दंगे तक हुए थे। लेकिन मोबाइल फोन के आने से क्या बदला? इस तकनीक का विरोध क्यों? So initially when mobile phones arrived, शुरुआती दौर में जब मोबाइल फोन आया उस वक्त इसे लेकर नियमन की कमी थी। बिजली के तार और माइक्रोवेव अवन तकनीक पहले से ही थी और नियामकों का मानना था कि नई तकनीक में कुछ नया नहीं है। अगर ये शरीर के टिश्यू को गर्म नहीं करता तो इससे खतरा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे समूह थे जिनका दावा था कि मोबाइल फोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर चिंता की कोई खास वजह नहीं बताई तो लोगों के मन में संदेह क्यों उठा? दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी और मोबाइल तकनीक में इस्तेमाल होने वाली फ्रीक्वेंसी आसपास होते हैं। जैक समझाते हैं कि माइक्रोवेव में कम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का इस्तेमाल हाई पावर पर होता है, जिससे खाना गर्म होता है। लेकिन मोबाइल फोन तकनीक में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रेडिएशन से गर्मी न पैदा हो। we know that high energy, high frequency forms of एक्सरे और गामा रे की तरह ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेल सकता है, जिससे कैंसर हो सकता है। इसे आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। लेकिन मोबाइल फोन और माइक्रोवेव रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की श्रेणी में आते हैं। इनसे किसी तरह के खतरे की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मतलब ये कि 4G के मुकाबले 5G फ्रीक्वेंसी ज्यादा जरूर है, लेकिन इतनी नहीं कि इंसानी शरीर के टिश्यू यानी कि ऊतकों को नुकसान पहुंचाए। ये मोबाइल फोन और टावर दोनों पर ही लागू होती है। और अगर ऐसा है तो 5G तकनीक को लेकर अफवाहें क्यों? जैक स्टिल्गो कहते हैं कि कोई चीज निश्चित तौर पर सुरक्षित है, ये साबित करना मुश्किल होता है। पार्ट 3, दुष्प्रचार और सोशल मीडिया। वाइल्ड पत्रिका के जेम्स टेम्पल्टन बताते हैं कि कैसे एक लेख में कही गई साजिश की कहानी यानी कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दुनिया भर में फैल गई। The interviewer put to this doctor, and Van Kerkhoven replied, I haven't done a fact check, but it may be a link with current events. 22 जनवरी 2020 को बेल्जियम के एक अखबार ने एक इंटरव्यू छापा जिसमें दावा किया गया था कि 5G खतरनाक है और इसका नाता कोरोना वायरस से हो सकता है। ये एक डॉक्टर का इंटरव्यू था जिनका कहना था कि उन्होंने कोई फैक्ट चेक नहीं किया है। It was picked up by anti-5G groups on Facebook. 5G का विरोध कर रहे ग्रुप्स ने इसे फेसबुक पर शेयर किया। ये ग्रुप्स पहले भी दावा कर रहे थे कि कोरोना वायरस का नाता 5G से है, लेकिन इसके समर्थन में उनके पास कोई दलील नहीं थी। अब अचानक उन्हें ये लेख मिल गया। सोशल मीडिया के जरिए ये तेजी से फैला और दूसरे देशों तक पहुंचा। आज की तारीख में सोशल मीडिया केवल अपनी बातें साझा करने की जगह नहीं है। इसका इस्तेमाल संस्थाएं और सरकारें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने और उन्हें प्रभावित करने के लिए करती हैं। जेम्स कहते हैं कि 5G को लेकर रूसी सरकार समर्थित रशिया टुडे टेलीविजन भी कुछ ऐसा ही करता रहा है।
It's outright claimed with alleged scientific evidence. कथित तौर पर वैज्ञानिक साक्ष्य के हवाले से टेलीविजन रिपोर्ट करता रहा है कि 5G घातक है। इसके कई वीडियोस को YouTube पर लाखों बार देखा गया है। एक वीडियो में एक टेक्नोलॉजी संवाददाता कहती है कि ये जान भी ले सकता है। जेम्स बताते हैं, महामारी के दौर में इस तरह की खबरें अधिक आने लगी। There's another conspiracy theory that claims that the एक और कंस्पिरेसी थ्योरी के अनुसार महामारी के दौरान लॉकडाउन लगाया गया क्योंकि उस वक्त 5G नेटवर्क बिछाने का काम किया जाना था। एक और अफवाह ये थी कि ये डीप स्टेट की साजिश का हिस्सा है ताकि लोगों को वैक्सीन देकर इसके जरिए उन्हें कंट्रोल किया जाए। डीप स्टेट कथित तौर पर ऐसे नेटवर्क को कहते हैं जो नीतियों या सोच को प्रभावित करने का काम करता है। there is absolutely no scientific evidence. इनमें से कोई थियरी सही हो इसके वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। ये खतरनाक झूठ है। 5G को लेकर कई अफवाहें इंटरनेट पर फैली है, जैसे 5G सिग्नल परमाणु रेडिएशन की तरह घातक है और 5G रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करता है, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं है। जेम्स कहते हैं कि महामारी के दौरान लोग परेशान थे, वो मुश्किलों का समाधान चाहते थे और साजिशों की इन कहानियों में उन्हें समाधान मिला। Solution: if you tear down the masts, then लोग यकीन करने लगे थे कि टावर तोड़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इस दलील का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ऐसी भ्रामक कहानियों पर हमें अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान का अस्तित्व जब से है तब से साजिशों की कहानियां भी सुनी जाती रही हैं। पार्ट 4, झूठ पर यकीन क्यों करते हैं लोग। प्रोफेसर जैन विला वेन प्रोयार एम्स्टरडैम के व्यू यूनिवर्सिटी में बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं। वो कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कुछ मुल्कों की बात नहीं, सदियों से इंसान ऐसी कहानियों पर इसी तरह भरोसा करता रहा है। अमेज़न के जंगलों के यानोमामी आदिवासी ये नहीं मानते थे कि प्राकृतिक कारणों से एक से अधिक मौतें हो सकती हैं। ऐसी घटना होने पर वो कहते थे कि दुश्मन ने उनके गांव पर जादू टोना किया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थाबो एम्बिकी का मानना था कि पश्चिमी देशों की बनाई HIV एड्स की दवा लोगों को बीमार रखने की साजिश है। इस तरह की कहानियां तेजी से फैलती हैं। लोग इन पर यकीन करते हैं क्योंकि वो बुरी घटनाओं के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। मेडिकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मामलों में आप देखेंगे कि लोग उस दलील को सही ठहराने की पूरी कोशिश करते हैं जिस पर वो यकीन करते हैं। उन्हें लगता है कि वो सही कह रहे हैं। वो अपनी दलील का समर्थन करने वाले साक्ष्यों को ही खोजते हैं। प्रोफेसर प्रोयार कहते हैं कि इंटरनेट के ज़माने में लोगों के लिए अपनी तरह के और लोगों को खोजना आसान हुआ है और अपुष्ट खबरें अधिक तेजी से फैली हैं। टीकाकरण विरोधी अभियान के पीछे एक ये बड़ी वजह है। अगर आप 80 के दशक में होते और टीके को लेकर आपके मन में संदेह होता तो आप डॉक्टर के पास जाते और वो आपको सही सलाह देता। लेकिन आज के दौर में लोग अपना वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते। वो इंटरनेट पर देखते हैं और उन्हें वहाँ टीकाकरण विरोधी अभियान की एकदम प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट मिलती हैं, जहाँ वो इससे जुड़ी सभी तरह की भ्रामक जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तब अधिक खतरनाक हो जाती है जब ये लिखे शब्दों से आगे निकलकर हरकतों में तब्दील हो जाती है। इन पर यकीन करने वाले रक्षक की तरह बर्ताव करने लगते हैं। वो 5G टावर तोड़ते हैं और उन्हें लगता है कि वो समाज का भला कर रहे हैं। यही इस सोच की विडंबना है कि व्यक्ति को लगता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन असल मायनों में वो समाज को नुकसान पहुंचा रहा होता है। महामारी के दौरान कई देशों में 5G टावरों पर हमले ऐसे वक्त हुए जब लोगों के लिए मोबाइल फोन एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन था।
ये बात समझी जा सकती है कि कई लोग 5G रेडिएशन को खतरनाक मानते हैं, लेकिन अब तक इसके कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। और जब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण न मिले, तब तक क्या ऐसी किसी भी दलील पर यकीन करना सही होगा?